नमस्कार, दृष्टि आईएएस की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा हमें ये भी बताएगी कि खबरों को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर भी और स्पेशली एक एस्पिरेंट के तौर पर। जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि समीर वानखड़े, जो एक एनसीबी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं ड्रग्स केस में, उन पर कुछ आरोप लगे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी नौकरी पाई। हमारा अधिक इंटरेस्ट ये जानने में है कि उन आरोपों के संवैधानिक पहलू क्या हैं। तो बहरहाल हमारी हमारा जो डिस्कशन है वो इस प्रकार से बढ़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि खबर क्या है। हम ये भी जान लेंगे कि इस खबर से जुड़े संवैधानिक पहलू क्या क्या हैं। फिर हम जानेंगे कि क्या विवाद हैं और क्या आरोप लगाए गए हैं। इस विवाद के आलोक में हम ये भी जानेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस दिया जाता है उसकी पात्रता क्या है और धर्म परिवर्तन के क्वेश्चन से वो कैसे डील करता है, कैसे एंगेज करता है। यानी कि आरक्षण, लाभ और धर्म इस व्यवस्था के अंदर, भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसके अंदर कैसे एंगेज करते हैं और क्या जो नियम बनाए गए हैं, धर्म परिवर्तन के बाद आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किन धर्मों को परिवर्तित करने पे मिल जाएगा और कब नहीं मिलेगा, क्या इस प्रकार के नियम भेदभावपूर्ण है। ये सब जानने के बाद हम दो तरह के निष्कर्षों को जानेंगे। एक निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। मिस्टर संदीप वानखड़े के कंटेक्स्ट में उन निष्कर्षों के बारे में हम जानेंगे, और ज्यादा महत्वपूर्ण, हम इस डिस्कशन के आलोक में उन प्रश्नों कि क्या ये नियम भेदभावपूर्ण है, ये नियम क्यों हैं, इनके भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के आलोक में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके आलोक में, इन सब के आलोक में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न होगा जिसको आप सुनिएगा, गुनिएगा और अपने उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिएगा। तो फिर खबर क्या है? खबर यह है कि समीर वानखड़े पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जिस पद पर वो कार्य कर रहे हैं वो नौकरी गलत तरीके से पाई है। गलत तरीका क्या है कि जो एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कोटा होता है वो केवल हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख्स के लिए होता है। जो हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख कन्वर्ट कर जाते हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, उनको इस कोटे का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन आरोप ये है कि इन्होंने अनैतिक रूप से इस प्रकार इस कोटे का लाभ लिया है। हर पक्ष के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। पहले हम संवैधानिक पहलू को जान लेते हैं कि जो एससी वर्ड है, शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है, ये वर्ड आता कहाँ से है और भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल जो है, असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो था उसमें सच में एक शेड्यूल था जिसमें कई कास्ट का जिक्र था, कई जातियों का जिक्र था जिनको कुछ लाभ देने की बात थी ताकि उनको समाज में बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। अब जब आधुनिक संविधान में सरकार ने इस टर्म को अभी भी इंक्लूड रखा है, शेड्यूल कास्ट, और संविधान का आर्टिकल 341 अनुच्छेद 341 कहता है कि राष्ट्रपति, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये पहचानने का अधिकार, नोटिफाई करने का अधिकार किसके पास है, कौन करता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली? राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, और अगर राज्य में कर रहा है तो राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सार्वजनिक अधिसूचना को मैंने स्टार मार्क किया है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी भी जाति, नस्ल, जनजाति या फिर उनके भीतर के किसी सब ग्रुप को अनुसूचित जाति के रूप में नोटिफाई कर सकता है, और संसद के पास ये अधिकार है कि वो कानून द्वारा किसी भी जाति, जनजाति, मूल वंश को किसी भी अधिसूचना के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है। तो राज्य के स्तर पर किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, गवर्नर की सलाह के बाद किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं। हमने बात की थी कि एक पब्लिक नोटिफिकेशन होता है, एक सार्वजनिक अधिसूचना होती है। ये पब्लिक नोटिफिकेशन आया था संविधान आदेश 1950 अनुसूचित जातियों से रिलेटेड। इसको कई बार संशोधित किया गया है। आदेश क्या था? आदेश था कि हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म मानने वाले को एससी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। फिर उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ। 1956 में सिखों में भी एससीज अनुसूचित जाति हो सकती है मान लिया गया, और 1990 में बौद्धों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि इस आदेश के तहत अब हिंदू, बौद्ध और सिख अनुसूचित जाति के सदस्य हो सकते हैं। इन धर्मों के अलावा कहीं किसी दूसरी धर्म में कोई अनुसूचित जाति नहीं हो सकती। यानी कि इस आदेश के तहत ईसाई और मुसलमान जो दलित हैं और इन धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, उनको एससी का स्टेटस भारत के संविधान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत उनको नहीं मिलेगा। फिर अभी विवाद क्या है? विवाद यह है कि जो समीर वानखड़े साहब हैं, इन्होंने
इन पर आरोप है कि ये मुस्लिम हैं या एटलीस्ट ये मुस्लिम थे और कोटे के लिए अपात्र होने के बावजूद इन्होंने अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठाया। कथित तौर पे इनके पिता जो थे वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे और वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, और उस इस्लाम के कन्वर्जन का सबूत ये बताया गया है कि उनका नाम जो समीर वानखड़े जी के पत्र में दर्ज है, बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज है, वो एक इस्लामिक नाम है। तो जो ये अफसर हैं 2007-8 के अफसर थे, यूपीएससी से सिलेक्टेड थे, उन पर आरोप लगा है कि ये जो एससी कोटे के तहत ये चयनित हुए हैं वो गलत तरीके से चयनित हुए हैं। तो इस बारे में डीओपीटी के सर्कुलर को भी जान लेते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का 1993 में एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो भर्ती के नियमों को तोड़ता मरोड़ता है यानी कि उसके संदर्भों में योग्य नहीं है, उसको सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए, और अगर वो स्थायी सेवक बन गए हैं और साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ गलत सर्टिफिकेट दिया था तो फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। खैर, ये सब बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये हमें बाध्य करता है संविधान को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, थोड़ा आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए कि किस प्रकार जो आरक्षण का लाभ है और धर्म है वो भारतीय संविधान में इंटरसेक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण है, लेकिन यह आरक्षण अनुसूचित जातियों में यानी कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म से जुड़े दलितों के लिए ही है, यानी शेड्यूल कास्ट जो इन धर्मों से जुड़ी हैं। अगर आप इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं या क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो गए हैं तो आपको इसके लिए पात्र नहीं माना जाता, इन लाभों के लिए पात्र नहीं माना जाता। तो लेकिन अगर आपने इन धर्मों के लोगों से या किसी भी और जाति या धर्म में शादी कर ली है, लेकिन आपके पास अनुसूचित जाति में आप शामिल थे या अनुसूचित जनजाति में भी आप शामिल थे, तो आपका स्टेटस बरकरार रहता है। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वापस रिकन्वर्ट कर जाते हैं इन तीनों जातियों में से किसी एक जाति में, तो आपको वापस अपने रिजर्वेशन राइट्स मिल जाते हैं अगर आपका समुदाय आपको स्वीकार कर लेता है। तो ये भारतीय व्यवस्था में नियम है, यानी कि इस प्रकार का कोई नियम एसटी और ओबीसी के लिए नहीं है, यानी कि आपको मुसलमान ओबीसी या क्रिश्चियन एसटी मिल सकते हैं लेकिन एससी नहीं मिलते भारतीय रिजर्वेशन सिस्टम के अंतर्गत। तो फिर क्या ये नियम भेदभावपूर्ण है? हमें अपने प्रेजुडिसेस और अपने जो विचार हैं उनकी बहुत चिंता नहीं करनी है। एटलीस्ट एग्जाम उसकी चिंता नहीं करता है। हमें चिंता किस बात की करनी है? हमें किस बात पर ध्यान देना है कि जो सर्टेन लीगल बॉडीज हैं, जो जानकार हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस प्रावधान की वैधता को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले पर या परिवर्तित करने वालों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाता है। तो प्रश्न तो उठते रहे हैं, पहले भी उठते रहे थे, 2004 में भी उठा, 2008 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसने निष्कर्ष दिया कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को SC श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए, उसका मामला बनता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कहा कि सरकार को अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को धर्म तटस्थ बनाने के लिए दलित ईसाइयों और जो दलित मुसलमान हैं उनका इस याचिका पर तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर ही रहा है, विचार कर रहा है, अभी भी वो विचार में है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको विचार योग्य माना है, इसको एक्सेप्ट किया है। इसके बारे में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने भी कुछ कहा था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बहरहाल जो निष्कर्ष वानखड़े साहब के मामले पर बनता है वो तो अभी की स्थितियों पर है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि अभी जो संविधान कहता है वो उसके हिसाब से, तो हमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ स्पष्टताएं चाहिए कि क्या समीर को उसका प्रमाण पत्र जारी किए जाने से के वक्त उनके पिता मुस्लिम थे या क्या उनके पिता ने केवल शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, और अगर अपनाया था तो कब अपनाया था, और क्या समीर वानखड़े ने सिर्फ SC सर्टिफिकेट पाने के लिए अपना धर्म जो है वो वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित किया था। खैर, अगेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या संविधान रिलीजन न्यूट्रल है, धर्म को लेकर तटस्थ है जब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आती है। तो उसके लिए जानना होगा कि 1950 के संवैधानिक आदेश में ईसाइयों और मुसलमानों के बहिष्कार को
कई जानकार मानते हैं कि ये अनुच्छेद 14 को फॉलो नहीं कर पाता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है, यानी किसी के भी खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी में अगर वही उसी कास्ट का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को मानने वाला है तो उसका रिजर्वेशन क्यों नहीं है? ऐसा कुछ जानकार सवाल उठाते हैं। फिर जो एनसीडीसी मामला है, एनसीडीसी मामला 2020 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। एनसीडीसी एक समूह है, क्रिश्चियंस, जो दलित क्रिश्चियंस खुद को कहते हैं, उनका समूह है, और उसमें भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा था कि अनुसूचित जाति में ईसाइयों और मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार एक प्रासंगिक मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि किस किस आधार पर, अनुच्छेद 14 के आधार पर इस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जो एनसीडीसी मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सरकार की, उसने भी 2008 में सरकार से कहा था कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर अपनाया जाना चाहिए, अदरवाइज ये रिजर्वेशन पॉलिसी रिलीजन न्यूट्रल नहीं होगी और आर्टिकल 14 को फॉलो नहीं कर रही होगी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो नहीं कर रही होगी। तो इस सब जानकारी को जानने के बाद आपके सामने एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के तहत आरक्षण नीति में धर्म और जाति के अंतर समावेशन या इंटरसेक्शन से संबंधित मुद्दों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। इस सवाल पर आप सोचिए, उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में।